हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने अपना प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था जो कि चैप्टर नंबर 11 था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड। ठीक, वो हम लोगों ने वन शॉट में कंप्लीट किया था, जिसका जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, तो अपना नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आज आए हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसमें भी फुल आपका वन शॉट की तरह पूरा रिवीजन होगा और क्विक नोट्स हैं। ठीक है आपके ये। हाँ, तो पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये इस इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक आपका फ्लो ऑफ चार्जेस कह सकते हैं। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस कह सकते हैं। और इसमें क्या है, आपको और चीजें भी हैं जिसमें आपको पढ़ना रहेगा। जैसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे आप, और करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चार्ज क्या होता है? ठीक है, it is a very small particles present in the atom can either negative electrons और protons। अभी आपने जब केमिस्ट्री में अपने एटम स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें पढ़ा होगा ना किसी भी एटम का। ठीक है, किसी भी एटम का कुछ ना कुछ जैसे वो बना किससे होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। अब जो उसका जो चार्जेस होते हैं ना, कि उस पे पॉजिटिव कौन सा रहेगा, नेगेटिव कौन सा रहेगा, ये डिफाइन करती है उसकी वैलेंसी। तो उसमें आपने देखा होगा कि उस पे कोई ना कोई चार्जेस रहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई चार्जेस पहले से ही उसके अंदर है। ठीक है, और लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा हुआ तो वो आपका वही चार्ज हो जाएगा। भी कहा गया है ना कि जो चार्ज है ना वो पहली बात रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डिनोट किससे किया जाता है, लेटर क्यू से। ओके, लेटर क्यू से डिनोट किया जाता है। वो क्या हो गया, ये स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम में सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वही डिफाइन करते हैं कि चार्ज क्या है। ठीक है, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? वो है आपकी कूलॉम, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल सी से। ओके, ये आपकी एसआई यूनिट है। अब आता है नेक्स्ट अपना नेट नेट चार्ज, यानी कि कैपिटल क्यू क्या है। ठीक है, नेट चार्ज क्या होता है कि जैसे आपके पास एक कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पे डिपेंड करेगा आपके उसमें चार्ज कितना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मेनली चार्ज आपका डिपेंड रहता है। ओके, तो क्या होगा कि जैसे ये आपका हाँ, या यहाँ पे क्या है, एक नियरली जैसे कि हम 1 कूलम चार्ज ले रहे हैं, उसमें आपके जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे कितने होंगे, नंबर नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो आपके होंगे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये निकला कैसे? तो ये आपका फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, जिसमें Q क्या है, चार्ज है। ओके, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ई क्या है आपके उस पे इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का जो चार्ज होता है वो इस पे होता है। और एक चीज है, माइनस का ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। यहीं अगर पॉजिटिव की बात कर ली जाए तो वो हो जाता है आपका प्रोटॉन्स का। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 कूलॉम्ब चार्ज में, ठीक है, 1 कूलॉम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपको यहाँ निकालना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, Q इज इक्वल्स टू एन ई। तो यहाँ से हमें n निकालना है, तो n तो वहीं रखा रहने दिया गया, और Q अपॉन E हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो चार्ज कितना है 1 कूलॉम का, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो 18 हो जाएगा, जो कि कैलकुलेट करके 6.2 × 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं, किसमें प्रेजेंट हैं, आपके 1 कूलॉम्ब चार्ज में। ठीक है, ये आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है करंट क्या होता है। ठीक है, यही करंट ऐसे आप समझिए, ये कई सारे जो चार्ज के पार्टिकल्स होंगे, कई सारे चार्ज जब ये फ्लो करने लगते हैं ना, कोई एक टाइप से फ्लो करने लगते हैं, भाई द रे तब ये जो चार्जेस होते हैं ये आपके करंट कहलाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, जब वाटर का फ्लो होता है तो उससे क्या कह देते हैं, वाटर करंट कह देते हैं। जब एयर का फ्लो होता है तो वो एयर करंट कहने लगते हैं। ऐसे ही जब चार्जेस का फ्लो होता है ना, तो क्या हो जाता है, आपका करंट कहने लगते हैं। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक करंट।
अब आ जाता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इसे आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इस डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज को फ्लो कराया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी रिलेशन है, ये करंट और चार्ज और टाइम के बीच में रिलेशन है, ये आप इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। अब आ जाता है इसकी एसआई यूनिट। तो करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर, जो कि कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है और लिखा ये एम्पियर, ठीक है, लिखा गया। अब क्या होता है, नेक्स्ट अपना रहता है कि एम्पियर क्या होता है, ठीक। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि जब जैसे जब चार्ज अपॉन टाइम टेकन होगा तब ये करंट होता है, ठीक है। और करंट की यूनिट है एम्पियर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट डिफाइन करो। तो 1 एम्पियर का करंट कब होगा कि जब हम 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा तो ये इक्वल्स टू 1 एम्पियर के हो जाएगा, ठीक है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो आपका 1 एम्पियर करंट कहलाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप निकाल भी सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको करंट के बारे में बिल्कुल समझ में आया होगा। करंट की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट करंट की क्या होती है, जो कि एम्पियर होती है, उसे डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल ए से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Conventionally, it flows from a positive terminal of a battery to negative terminal। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ द चार्जेस किधर होंगे, डायरेक्शन ऑफ चार्ज किधर होगा। जैसे ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है, कनेक्ट है ऐसे, ठीक है। हमने इसमें कोई, चलो ये लगा देते हैं रेजिस्टेंस। तो कह रखा है कि जो फ्लो इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तो जो क्या होगा, जैसे इन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे ना उनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो होते हैं, इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल आपका क्या होगा, करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आप देखिएगा, इट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Conventionally, it flows from positive terminal of the battery to negative terminal, okay। अब कुछ क्या होते हैं, कुछ स्मॉल क्वांटिटी भी करंट के हैं, जैसे आपका मिली एम्पियर है जो कि 10⁻³ एम्पियर होता है, और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर होगा जो कि आपका 10⁻⁻6 एम्पियर है। ये भी आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बनते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एमीटर। एमीटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन करता है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज नोन दैट इज एमीटर। ये एमीटर का पूछा जाता है, जैसे एमसीक्यू में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एमीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो एमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एमीटर कनेक्टेड इन ए सीरीज इन ए सर्किट, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ऐसे सिंबल, एक आपका ए सिंबल बना होगा, इससे पता लगता है कि आपका एमीटर लगा हुआ है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ये देखिए सीरीज में, सीरीज में अच्छा कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज सीरीज में लगी है कोई पैरेलल में लगी है, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि एम मीटर आया है तो सीरीज में कनेक्ट है, देखते हैं क्या होता है। जैसे आपका ये लाइव वायर चल रहा है प्लस का, तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे ही कनेक्ट कर दिया जा रहा है इधर दूसरे अप्लायंस से, तो क्या हो जाता है, वो आपका सीरीज कनेक्शन हो जाता है। अगर यही हम काम ऐसा करते कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकालते, इस नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर निकालते बैटरी के, अब एक हम कोई चीज कनेक्ट कराते तो ये आपका पैरेलली कनेक्ट होता, ठीक है।
तो सर्किट में और क्या क्या होता है, एक की होती है, बैटरी कनेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे तीन सेल हैं। तीन सेल कैसे हमें पता लगी, एक सेल ये बाहर वाली हो गई और एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, तीन सेल हमारी हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव के साइन से भी आप पहचान सकते हैं, जो बड़ा साइन होगा ये, ठीक है, लाइन बड़ी होगी, ऐसे कुछ होगा ये, ठीक है, स्मॉल। तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये यहाँ से जैसा ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, तो इसका जो करंट फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब, it is only possible when there is high pressure at one side of other and move through the high pressure to low pressure। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को क्या होता है कि उसमें क्या होता है, ये फ्लो तभी करेंगे मेड पॉसिबल ड्यू टू द केमिकल एक्शन व्हेन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। ये तभी फ्लो कर, जैसे आपने देखा होगा ना कि पानी में कैसे फ्लो होता है, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है तभी फ्लो होता है। जैसे अगर उधर भी हाई प्रेशर है तो पानी नहीं फ्लो होता है। यही क्या होगा यहाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो जिधर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल मिलता है उधर ही ये अपना फ्लो हो जाता है। अब आता है अपना टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ये पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, आप यही समझिए कि ये एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यूनिट चार्ज समझिए, ये एक यूनिट चार्ज है। इसको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना हम वर्क डन करेंगे ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन इन चार्ज कैरिंग, ठीक है। जितना भी लिखा है, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर if between the two points is called an is a circuit that is called a electric potential, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे V से डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, W से वर्क है और Q से आपका जो ही चार्ज है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट वोल्टेज है, ठीक है, जिसे हम वोल्ट से भी रिप्रेजेंट यानी V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि V की वोल्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है आपकी वोल्ट। अब फिर से वही क्वेश्चन, आपने जो एम्पियर डिफाइन किया था फिर से वही डिफाइन कीजिए 1 वोल्ट को। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है आपका पूरा क्लियर एग्जाम में कि डिफाइन, ऐसे ही एम्पियर की तरह डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को भी डिफाइन करने को आ जाता है। जब आपका 1 वोल्ट कब होगा, जब आपका 1 जूल वर्क इन, देखिए 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में, 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में आपका 1 जूल वर्क होगा, दैट इज योर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है 1 वोल्ट की, व्हेन 1 जूल वर्क डन to carrying a 1 coulomb of charge from one point to another in a current carrying conductor, then the potential difference will said to be 1 volt, okay। आई थिंक यहाँ से आपको डेफिनेशन से पूरा क्लियर हुआ होगा कि 1 वोल्ट ये है क्या एक्चुअल में। यहाँ से और एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब चार्ज। अब नेक्स्ट आता है कि इस वोल्टेज को मेजर कौन करता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसे कहते हैं वोल्ट मीटर, ओके। वोल्ट मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट कैसे करता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, मतलब सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला जो वोल्ट मीटर होता है वो आपका पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन भी बता देंगे, जैसे ये सर्किट बनी हुई है, ये आपकी सर्किट बनी हुई है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इसमें जो वोल्ट मीटर, एम मीटर तो जैसे कहीं भी लगा दें हम, यहाँ पे एम मीटर लगा देंगे, लेकिन वोल्ट मीटर क्या होगा, ये वायर लेंगे, इधर से एक वायर लेंगे, यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, ओके। तो वोल्ट मीटर का क्या सिंबल क्या होता है, ये होता है वी, कैपिटल वी आपका सिंबल होता है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, नेक्स्ट अपना आता है सिंबल्स फॉर द सम कॉमनली, जो सर्किट में यूज होने वाले हैं उसके कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। पहला कि सेल, सेल को कैसे
पहचानेंगे, ये हैं सेल्स। ठीक है, सेल को ऐसे, एक कैपिटल होगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, जो छोटा होगा वो आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब ये तो सिर्फ सिंगल हुई, तो सिंगल को सेल बोल देंगे। अगर यही तीन चार लगी हुई हैं तो वो आपकी बैटरी हो जाएंगी, कई सारी सेल्स मिलकर एक बैटरी बन जाएंगी। अब आता है की क्या होती है। की में भी दो टाइप की, ओपन की होगी और एक क्लोज की होगी। तो ओपन की में क्या होगा कि ये आपका ओपन है, ठीक है, जिसमें ये आपका डॉट नहीं होगा वो ओपन है, जिसमें डॉट होगा वो आपकी क्लोज है। क्लोज की मीन्स कि अभी इसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका। ओपन की मीन्स क्या है, ये अभी यहाँ पे ब्लॉक है। आगे इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे टचिंग नहीं है इसका, तो इसमें अभी करंट यहाँ तक आ रहा है, बस आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या है, इसमें टचिंग हो रही है, तो इसमें क्या है, ये क्लोज सर्किट है, क्लोज की है। अब आ जाता है ज्वाइंट वायर का। ज्वाइंट वायर का ये है आपका फिगर, ये उसमें पहचानने को आ सकते हैं, जैसे कि डायग्राम को पहचानिए आप, आइडेंटिफाइड डायग्राम्स में। सिक्स आपका क्या है, वायर्स विद नो जॉइंट। नो जॉइंट मतलब क्रॉस कराया जाता है वायर को, कि जॉइंट नहीं है, तो जॉइंट नहीं को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ओके, फिर बल्ब आ जाता है, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आपका ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है, बल्ब को रिप्रेजेंट। एमीटर क्या है, आपने देखा ही, एमीटर को कैपिटल ए से। और वोल्ट मीटर क्या है आपका ये, ठीक है, वोल्ट मीटर को वी से डिनोट कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से डायग्राम मतलब फिगर से किस किस को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस किस को मतलब अप्लायंसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है ओम्स लॉ। ठीक है, जिसे दिया किसने था, जॉर्ज साइमन ओम्स ने। इसको कहते हैं क्या, अच्छा अभी तो दिया नहीं है, हाँ यहाँ पे है भी ओम्स लॉ। ओके, तो देख लेते हैं पहले इसकी थ्योरी कुछ क्या है। पहली बात, जो जॉर्ज ओम थे, उन्होंने क्या दिया था, रिलेशनशिप दी थी किसके, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बीच में एक रिलेशन बताया था, और साथ में टेम्परेचर भी, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था। किसी सर्किट में जब ये चीजें तो दो होंगी, उसका एक रिलेशन बताया था कि कैसा क्या रिलेशन होगा। ओके, तो ये एक सर्किट बना हुआ है, ये आपका इनका ओम्स ओम्स लॉ का है, कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है। बस आप इतना समझिए, पहचान पा रहे हैं कि ये क्या क्या लगे हुए हैं, बस अभी इतना ही समझिए। अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, जब आप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ये कैसे क्या है, क्यों लगा है यहाँ पे, और क्या काम कर रहे हैं ये सब। तो यहाँ पे तीन बैटरीज लगी हुई हैं, ये की लगी हुई है जो कि क्लोज है, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। ठीक है, कुछ सर्किट डायग्राम में और देख लीजिए क्या है। ये आपका जो है, ये आपका रेसिस्टेंस है। ठीक है, वहां पे नहीं गिवन था, ये आपका रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस के बारे में अभी हम इस ओम्स लॉ में बिल्कुल क्लियरली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या, क्यों यूज होता है, रियोस्टेट चार्ज को घटाने या बढ़ाने के लिए यूज होता है। ठीक है, चार्ज नहीं, रेसिस्टेंस को घटाने के लिए वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है इसको, जैसे कि कम रेसिस्टेंस रखना है, ज्यादा रेसिस्टेंस रखना है, इसलिए इसका यूज होता है किसका, रियोस्टेट का। ओके, तो रियोस्टेट के सिंबल को देख लेते हैं, ये पहला सिंबल है, और सेकंड सिंबल कौन सा है, ये आपका सिंबल। नेक्स्ट अपना आ रहा है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम ने कहा कि ओम्स लॉ में ये होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। ठीक है, अच्छा, ये तो कह दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। तो यही आपकी डेफिनेशन भी हो जाएगी क्या, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा तभी ये होगा। ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया, जिसको ये कर दिया। यही इक्वेशन की ओम्स लॉ की इक्वेशन है। ठीक है, इसके कई फर्दर वो भी हैं, जैसे क्या है, ऐसे V इज इक्वल्स टू आर आई है, या आई आर कह दो। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तब ये हम करेंगे। ठीक है, अगर हमें रेसिस्टेंस निकालना है तो आर ऐसे ही रखा रहने दिया जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक है। अगर हमें यही करंट निकालना है ना, तो V
वहीं रखी रहने दी जाएगी, आर को इधर भेज दिया जाएगा, बस ये वी अपॉन आर। ठीक है, अभी आई थिंक आगे गिवन भी होगा, इस नोट्स में गिवन भी है, पर हमें इतना देख लेना है। ओके, तो ओम्स लॉ ने क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या, अब ये तो तीन का रिलेशन हो गया, किसका किसका, रेसिस्टेंस का रिलेशन और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन और करंट का रिलेशन। ठीक है, ये तीनों का रिलेशन हो गया। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस अभी वर्ड आ गया तो हमें देखना है कि रेसिस्टेंस क्या होता है मेनली। तो ये रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करते हैं कि करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, मतलब कि जैसे ज्यादा फ्लो हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है, करना है, ये चीजों को अपोज करते हैं, करंट को आगे ब्लॉक कर देते हैं। जैसे आपने इंसुलेटर सुना होगा ना, तो इंसुलेटर इज ए बेस्ट रेसिस्टर, ऐसे कह सकते हैं। ओके, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस जिसमें होगा वो आपका इंसुलेटर्स होंगे। कुछ कंडक्टर्स भी होते हैं जिसमें रेसिस्टेंस आपका होता है। फिर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको लिखा कैसे जाता है, सिंबल आर से। और इसका सिंबल क्या होता है जो कि सर्किट में आप बनाएंगे, ये होता है। ठीक है, ये आपका इसका सिंबल होता है। अब क्या होता है, ओम्स लॉ की एसआई यूनिट, ओम्स लॉ की कह दीजिए। ओम्स लॉ ने में आपने सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस निकालना सीखा, तो रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है आपकी ओम। ठीक है, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा ओम, लेकिन इसका जो सिंबल होगा वो ये होगा। ओके, कितने रेसिस्टेंस है, इतने ओम। ओके, अब वही बात अपना कंडीशन कि आप डिफाइन कीजिए वन ओम क्या होता है। तो वन ओम अभी तक हम आपने समझ लिया होगा कि 1 एम्पियर हम लोगों ने डिफाइन किया, 1 वोल्ट आपने डिफाइन किया। ठीक है, तो यहां तक कुछ तो आइडिया लग गया होगा ना कि आपका कैसे क्या होने वाला है, कि मतलब ये वन वन ओम कैसे क्या होगा। तो 1 ओम क्या होगा, अभी आपने देखा ना, 1 ओम रेसिस्टेंस कब होगा, जब हम जैसे R इज इक्वल्स टू क्या होता था, V अपॉन आई। जब हम 1 कूलम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 यूनिट एम्पियर ये होगा। ठीक है, तब आपका क्या होगा, वन ये 1 ओम ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग कितना होगा, वो भी 1 एम्पियर होगा। तो आपका जो रेसिस्टेंस बन जाता है वो आपका 1 ओम बन जाता है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट अपना क्या है, रियोस्टेट आता है। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है, अभी देखा था हम लोगों ने कि रियोस्टेट क्यों यूज होता है, ये आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, जब किसी सर्किट में हमें एक रेसिस्टेंस को रेगुलेट करना होता है, मतलब चेंज करना होता है, तब हम क्या करते हैं, रियोस्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा भी होगा डेफिनेशन में, टू इंक्रीज और डिक्रीज, हमें इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो क्या, करंट, किसके अकॉर्डिंग, सर्किट के अकॉर्डिंग। तो ये किसका यूज होता है, रियोस्टेट का यूज होता है। ओके, इसका सिंबल क्या है, इसको मतलब लिखते कैसे हैं, आर, कैपिटल आर और स्मॉल एच से। ओके, फॉर्मूला आपका यही है, जैसे अभी बताया था कि आपके जैसे फॉर्मूले थे, V इज इक्वल्स टू आई आर था, तो हम यहाँ से तीनों निकाल सकते हैं क्या, V यहीं रखा है, R को भेज दें तो हम I निकाल सकते हैं, और I वहीं रखे तो V अपॉन आई इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यही तो आपका मेन ओम्स लॉ था। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे वहीं लिखा भी हुआ है कि हाँ ये कैसे क्या है। तो रियोस्टेट का सिंबल क्या होता है, ये आपका एक रेसिस्टेंस में ऐसे कट लगा दो, ये एरो बना दो, या फिर ये इस टाइप का बना देते हैं एक रेसिस्टेंस में, तो आपका वो रियोस्टेट का सिंबल हो जाता है। इट इज द कंडक्टर हैज लेस रेसिस्टेंस, इसमें क्या होता है, कम रेसिस्टेंस होता है। ओके, देन मोर करंट विल फ्लो इन इट, इससे क्या होता है कि करंट जो होता है वो ज्यादा फ्लो हो जाता है। नाउ क्या आता है, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करेंगे मतलब क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड होगा। ओके, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड होगा, ये तीन आपके मेजर फैक्टर्स हैं जिस पे आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करने वाला है। पहला क्या है कि लेंथ ऑफ रेसिस्टेंस,
ठीक है, रेसिस्टेंस नहीं लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, दूसरा किस मटेरियल का वो कंडक्टर बना है, जैसे कोई चीज है वुड की बनी है, कोई चीज है जैसे सिल्वर की बनी है, तो ये मटेरियल पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि उसमें कितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। जो सिल्वर की बनी है उसमें बहुत ही कम ही रेसिस्टेंस होगा, ना के बराबर। जो वुड की है उसमें तो बहुत इतना ज्यादा रेसिस्टेंस है ना कि वो पूरा ब्लॉक कर दे रहा है करंट को। ठीक है, तो हमने देखा क्या, अभी देखा कि एक रिलेशन है रेसिस्टेंस का, कि रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। मतलब यहां से हम लोगों ने क्या समझा कि अगर हम किसी भी जैसे कंडक्टर की, ये कंडक्टर है, अगर इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं, लेंथ को इसकी अगर इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब लेंथ जब इंक्रीज की गई तो हमारा रेसिस्टेंस जो है वो भी आपका इंक्रीज हो गया। सेकेंड क्या है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रेसिस्टेंस, तो इसमें क्या हुआ, जब आपका रेसिस्टेंस, जैसे जब आपका एरिया को बढ़ाएंगे ना, तो रेसिस्टेंस आपका घट जाएगा। आप ही इमेजिन करके देखिए, अगर कोई हम पतला सा, बहुत पतला एक वायर लेते हैं ना, तो उसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बहुत कम है, तो उसमें रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अगर यही हम वायर एक बहुत मोटा ले लेना, तो उसमें क्या हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होने के कारण आपका रेसिस्टेंस जो होगा उसमें बहुत कम हो जाएगा। ऐसे ही लेंथ पे भी डिपेंड करता है। लेंथ में क्या होता है, आपकी लेंथ अगर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करता है। ओके, इन दोनों को मिलाकर एक ये लिख लिया जाता है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अपॉन एरिया। फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम एक सिंबल लग साइन कांस्टेंट लगाते हैं, जो आपका होता है रो। ठीक है, इसी को अभी आगे रेसिस्टिविटी नाम देंगे हम। ठीक है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कही जाती है। ठीक है, उस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक सिंबल लगाते हैं रो, जिसको कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल दैट इज कंडक्टर, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी। अब आ जाता है रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, आपका जो रेसिस्टेंस होता था वो रो एल बाई ए था। ठीक है, तो हमें रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर अगर निकालनी है ना, तो ए को हम इधर भेज देंगे, आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। ठीक है, रो। अब क्या होता है, ये रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर निकल आई। अब ये तो निकल आई, अब इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होगी। तो एसआई यूनिट यहाँ पे देखिए, इसी से फॉर्मूले से हम ड्राइव करेंगे, क्या ये ओम था, ये मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, लेंथ क्या होगी वो भी मीटर ही में होगी, तो मीटर मीटर कट जाएंगे, तो यानी कि ओम मीटर आपकी, ओम मीटर यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ है, ये ओ एच एम मीटर। ठीक, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेसिस्टिविटी की यूनिट भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा पहली बात तो ये भूल गए डेफिनेशन पढ़ने को, रेसिस्टेंस, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी। यहाँ पे डेरिवेशन दिया भी हुआ है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देन रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पे इसकी यूनिट भी ड्राइव की गई है। ओके, नेक्स्ट अपना है कि रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंटली ऑफ ए मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर से कुछ चेंजेस आते हैं इस पे कि नहीं आते हैं मटेरियल पे। ओके, तो टेम्परेचर से हाँ, तो चेंजेस तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे चेंजेस। कैसे आते हैं, द रेसिस्टिविटी ऑफ द एलॉय, एलॉय की जो रेसिस्टिविटी होती है ना, एलॉय क्या होता है, पहले वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका, मेटल्स का, कि जितने रेशियो में कुछ मेटल मेटल मिला करके एक एलॉय बना दिया जाता है। उसमें ऐसा होता है ना कि उनकी बहुत ज्यादा हाइयर, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइयर, मतलब क्या कह देते हैं वो, हाई रेसिस्टिविटी होती है। हाई रेसिस्टिविटी मतलब इतनी जल्दी वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, एन एलॉय हैव हाई रेसिस्टिविटी दे डू नॉट ऑक्सीडाइड, मतलब ऑक्सीडाइज मतलब बर्न नहीं होते जल्दी वो। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, जितना भी ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया जाए वो बर्न नहीं होते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं, जैसे हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, इसमें जो वायर यूज करते हैं ना, वो टंगस्टन का वायर यूज करते हैं। ठीक है, टंगस्टन का वायर
जो कि जिसका क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट या फिर कहते हैं ना, वो बर्निंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी वो ब्रेक नहीं होता है। ओके, तो रेसिस्टेंस इन ए सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब मेन चैप्टर जो है, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल जो बनते हैं एग्जाम में, वो अब शुरू हुआ है कि जो रेसिस्टेंस होगा ना, जब उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जैसे रेसिस्टर को सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में अगर कनेक्ट करें तब क्या होगा, कितना रेसिस्टेंस होगा, वो चीज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे तीन रेसिस्टर ले लिए गए, एक R1 R2 R3। ठीक है, अब तीनों में अगर सीरीज में कनेक्ट है ना, तो तीनों का V1 V2 V3 ये तीनों अलग होंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में जो करंट रहेगा वो इक्वल रहेगा। मतलब जो इस वाले सिस्टम के पास पूरा करंट होगा और इस वाले के पास से इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतने वाले का, ये तीनों आई करंट, तीनों के पास बराबर बराबर करंट फ्लो हो रहा होगा जब ये क्या होंगे, इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। ओके, अब सीरीज में अगर कनेक्ट है तो देख लेते हैं टोटल रेसिस्टेंस भी कितना होगा। ओके, तो हमने फॉर्मूला देखा है क्या, V इज इक्वल्स टू आई आर का, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। तो वही क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू आई आर वन। क्यों आई क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि आई हमने देखा क्या है, जब सीरीज में कनेक्ट होगा ना, तो क्या होगा कि इनका जो करंट होगा, जो फ्लो होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस इन ए सीरीज विद रिमेन सेम। सीरीज में क्या होगा, करंट आपका सेम रहेगा सभी का। ओके, V2 इज इक्वल टू आई आर टू एंड V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री, ये लिख लिया हमने। फिर सभी को ऐड कर दिया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, V को हम चेंज कर लेंगे आई आर में, ये चेंज हो गया V1 आई आर वन, और ये हो जाएगा आई आर टू में, ये हो जाएगा आई आर थ्री में। और यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे तो आई सबकी कट जाएगी ऐसे, इससे तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू जो टोटल रिफ्लेक्शन मतलब रेसिस्टेंस आएगा इसका ना, तो वो आएगा आई आर वन प्लस आर टू प्लस आई आर थ्री डॉट डॉट डॉट, जितने भी तुम्हारे रेसिस्टर लगाए गए हो यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या आपने यहाँ से देखा कि अगर सीरीज में ये कनेक्ट है ना, R1 R2 R3 R4 R5, कितने भी रेसिस्टर लगा दिए गए ना सीरीज में, तो सभी का बस सम कर दो, क्या निकालने के लिए, टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आता है रेसिस्टेंस को जब हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, जब ये रेसिस्टर हम R1 R2 R3, जब इनको तीनों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया तब क्या होने वाला। अच्छा, अभी हमने जब सीरीज में कनेक्ट किया था तो कहा था कि इन तीनों का करंट जो होगा वो सेम होगा, बट जब पैरेलल हम कनेक्ट करेंगे ना इन तीनों को, तीन हो या चार हो या 10 हो, तो क्या होता है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि वी इन तीनों का सेम रहेगा, सभी का सेम रहेगा, तीनों का मतलब नहीं सभी का, बट इनमें करंट जो रहेगा वो तीनों में डिफरेंट रहेगा। बस आ जाते हैं उसी रिलेशन पे। पर ये हम तो हमने देखा है ना, I1 इज इक्वल टू VR1, I2 इज इक्वल टू VR2, I3 इज इक्वल टू VR3। कोई दिक्कत नहीं, हमने सभी I को प्लस कर लिया, फिर रिप्लेस कर दिया इससे। चलो हम कर भी देते हैं यहाँ पे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज इक्वल टू V अपॉन R इज इक्वल टू V1 अपॉन, सॉरी, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहाँ से V कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से भी V कॉमन, ये V कैंसिल हो जाए, तो आपका मेन जो फॉर्मूला आया वो ये आया। जब आपके रेसिस्टर पैरेलली कनेक्ट होंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनको ऐसे ऐड करना है। जब सीरीज में कनेक्ट होंगे ना, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सभी का सम कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं होगा जब ये आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट आपके क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ तो डिसएडवांटेजेस है ना, क्या, कि सीरीज कनेक्शन में बहुत सारे डिसएडवांटेज है। पहला क्या डिसएडवांटेज है कि अगर आपने उनको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो अगर कोई भी वर्क करना बंद कर देता है ना, कोई भी फेल हो जाता है, तो वहीं से ही सर्किट ब्रेक हो जाती है।
फिर क्या होता है, जैसे आपने कभी कनेक्ट कर रखे हो सीरीज में कोई चीज, तो एक अगर खराब होगा ना अप्लायंसेस, तो आगे की जो सर्किट होती है वो आपकी ब्रेक हो जाती है। ये तो पहला डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट द बल्ब एंड हीटर इन ए सीरीज बिकॉज दे नीड ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, क्यों अच्छा नहीं कनेक्ट करने चाहिए सीरीज में? सीरीज में क्या होता है, सेम करंट सब में होता है, सेम आता है, बट जिसमें जब पैरेलली कनेक्ट होते हैं ना ये, तब इसमें जो करंट होता है डिफरेंट होता है। ऐसा देखो, हर एक अप्लायंसेस के लिए करंट डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होता है ना, इसीलिए उनको पैरेलली कनेक्ट करना ज्यादा आसान है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पैरेलल सबको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है? अब ये हम जैसे डायग्राम में बहुत कुछ लिखा है, हम सीधे सिंपली आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपकी एक बैटरी है सर, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, अब क्या होगा, वो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। फिर क्या होगा, जितना जो सोर्स को एनर्जी रिक्वायर होगी ना, वो यूज कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, यूज कर लेंगे एनर्जी। फिर कुछ एनर्जी, कुछ जो बाद में बचेंगे ना एनर्जी, कुछ बची ना, वो क्या होगी, मतलब जितनी यूज करनी होती उतने ले लिया, लेकिन ज्यादा अगर आ रही है तो वो बच गई ना एनर्जी। उस बची हुई एनर्जी को वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, जिससे क्या होता है, तुम्हारे गैजेट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। यही क्या नोन होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस हीटिंग इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हीटर आपका हो गया, आयरन हो गया, केटल भी हो गई, इलेक्ट्रिक केटल भी हो गई, ये सब। ठीक है, अब आते हैं कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे किसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम मैथमेटिकली कैसे देखेंगे। ओके, तो अभी कहा ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये तो हमने अभी देखी थी, कितना वो एक कूलम्ब चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हो रहा है, वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता था। ठीक है, ये तो देखा है था हमने। बट देखो हुआ क्या, W इज इक्वल्स टू हम V इंटू क्यू भी तो लिख सकते हैं। और एक चीज ये भी जानते हैं, पावर की जो होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। तो यहाँ से W को रिप्लेस कर देंगे, V अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू टाइम टेकन। मतलब पावर क्या हो जाएगा, ये आपका P इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू अपॉन टाइम टेकन। क्या डिफाइन हो गया यहाँ से पावर के लिए, द रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन इज नोन एज पावर। ये तो डेफिनेशन होती है द पावर की, पावर ही क्या होगा, ना पावर कंज्यूम कर रही है कोई चीज। ठीक है, तो यहाँ से एक और रिलेशन, हम जब आई देखते थे ना भाई, एक ड्राइव करके फॉर्मूला, आई क्या था कि चार्ज फ्लो इन ए पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से Q अपॉन टी को और रिप्लेस कर देंगे, पावर की एक और फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया। तो ये भी आपका यूज होगा, ये भी आपका यूज होगा पावर निकालने के सेंस में। अगर ये कब होगा, अगर जब आपका चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तीन चीजें गिवन है, तो आपका ये पहला वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये वाला। अगर आपके पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और करंट गिवन है, तो आपका ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, अच्छा, यहां से हमने पावर निकाल लिया। अब हमें निकालनी क्या है, हीट एनर्जी कितनी लगी उसमें। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, हीट जैसे क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू, जैसे आपने अभी देखा था कि क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है ना, वर्क डन या फिर एनर्जी, वर्क डन को ही एनर्जी कहते हैं। तो ये इसमें पावर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही क्या हो जाएगी आपकी वर्क डन या फिर हीट। ओके, तो वही है, H इज इक्वल्स टू P इंटू टी। जो भी पावर आया ना उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने टाइम तक वो चार्ज फ्लो हुआ, वो चीज हो जाएगी क्या, आपकी हीट हो जाएगी, हीट निकल आएगी। अभी और भी इक्वेशन में है, फिर हम रिप्लेस अगर करना चाहें, पावर को रिप्लेस करना चाहें, तो P इज इक्वल्स टू, अभी देखा था हमने क्या, V इंटू आई देखा था, तो वी आई यहाँ पे लिख देंगे, तो H इज इक्वल्स टू वी आई भी हो जाएगा। अभी देखा था कि V इज इक्वल्स टू आई आर भी होता है, तो V को रिप्लेस कर देंगे आई आर से, तो यहाँ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ से देख लीजिए ओम्स लॉ में। अच्छा,
इस पूरे कंडीशन को फिर ये एक मेन इक्वेशन बना दी गई, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, यही क्या होता है आपका जूल्स लॉ भी कहा जाएगा। कौन सा जूल्स लॉ? एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू रेसिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम नहीं, इनटू टाइम। ओके, द लॉ स्टेटेड दैट द हीट प्रोड्यूसिंग इन स्टेटर, कौन कौन कैसा कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। अभी देखा ना, ये जो आपका लिखा हुआ ना एच, इसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के भी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के भी। ठीक है, अब क्या आता है हीटिंग अप्लायंसेस, कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो हीटिंग हीटिंग इफेक्ट पे चलते हैं। जैसे अपना पहला हो गया एग्जांपल एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन, हीटर, ये सब आपके क्या हो गए, लेकिन हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड होंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ये वर्क करेंगे। सेकंड आप क्या हो गया, इट इज यूज्ड इन ए बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, बल्ब में भी यही यूज होता है कि अगर हीटिंग इफेक्ट से ही लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो यहाँ पे फिलामेंट का कुछ टेम्परेचर दे रखा है इतने तक, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है बस। दिस filament can retain so much the heat generate possibly to become very hot and emit light, इससे क्या होता है, बहुत हॉट हो जाता है, इसी की वजह से लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। इट इज यूज्ड, और भी इसे यूज किया जाता है, ये आपने देखा होगा ना फ्यूज वायर बनाने में, फ्यूज वायर में भी हीटिंग इफेक्ट होता है। कैसे? जब जैसे कि ज्यादा लाइट करंट फ्लो हुआ तो क्या हुआ, तो वो फ्यूज वायर हीट हुआ, हीट से वो ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक अगर हो गया तो वहां से सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक होने से आपके घर के अप्लायंसेस सेफ हो जाते हैं, ये फ्यूज वायर का वर्क होता है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्या हुआ है, लेट अस कंसीडर अप्लायंसेस आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन एक है जो कि कंज्यूम कर रहा है 1 किलोवाट एनर्जी, कंज्यूम कर रहा है कितने में, इतने वोल्ट में। तो कुछ नहीं है, पावर आपका दिया हुई हुआ है कितना है, 1 किलोवाट है, और उस कितनी उसमें दे रखा है, करंट निकालना है हमें, तो करंट कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू, ये देखो सॉल्व कर रखा सीधे से फॉर्मूले में। ओके, नेक्स्ट क्या है अपना, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ओके, अभी हम लोगों ने देखा था क्या, P इज इक्वल्स टू वी आई, और यहीं को अगर V को रिप्लेस कर दें I से, तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अगर यही हम क्या करें, I को रिप्लेस कर दें किससे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R लिख दें, तो क्या था, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर कट हो जाएगा एक आर से, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी एक रिलेशन है पावर निकालने का, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि यहां से आया। एक्चुअल में पावर भी एक और है, पावर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यहीं से आपकी पावर की जो यूनिट है जो कि कही जाती है वॉट, जिसको लिखते क्या है, कैपिटल लेटर डब्ल्यू से, वो यहाँ से आई, कहाँ से, जूल अपॉन टाइम यानी कि सेकेंड से। अब आ जाता है नेक्स्ट अपना कि एक वॉट को डिफाइन करो। जब एक जूल या एक वोल्ट जब फ्लो होगा किसमें, द इट इज डिफाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर करंट पासेस थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। जब 1 एम्पियर करंट जब पास होगा किसमें, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में, तो जब तब आपकी जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी हमने देख ली थी, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी, जितना भी पावर कंज्यूम होगा उसको जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, वहीं आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ओके, नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट, ठीक है, क्या होती, अभी देखा था क्या है कि जो E इज इक्वल टू P इंटू टी है। P की यूनिट, P की क्या हो जाती थी, अपनी हो जाती थी जैसे, हाँ, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन था, तो ये हो जाएगा आपका वर्क इनटू सेकंड, वॉट इनटू सेकंड। ठीक है, वॉट और सेकंड,
या फिर इसको जूल भी कह देंगे। ओके, अब आ जाता है कॉमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। कॉमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, यानी कि वॉट सेकेंड था ना, ये वॉट सेकेंड, इसी वॉट सेकेंड, जैसे वॉट सेकेंड था ऊपर आपको आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, वॉट सेकेंड क्या हो जाता है जब ये किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक कनेक्ट कॉन्सेप्ट है। इसी किलो वाट आवर को एक और नाम से कहते हैं, ये होती है वन यूनिट। जैसे घर में कह देते हैं ना एक यूनिट बढ़ गया, वो यही एक किलोवाट, जब एक किलोवाट एनर्जी पावर कंज्यूम होगी किसने, एक घंटे में, तो आपका कितना हो जाएगा, एक किलोवाट हो जाएगा। भाई E इज इक्वल्स टू पी इंटू टू, वन किलोवाट को अगर हम, वन किलोवाट आवर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें, तब देखते हैं कितना होगा। 1 किलोवाट की जगह 1000 वॉट हो जाएगा, एक आवर की जगह पे 3600 सेकेंड्स हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल ये आएगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितनी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। ओके, तो यही। अब एक और क्वेश्चन आता है, वन हॉर्स पावर कितना होता है, जैसे आपने कभी कभी सुना भी होगा, ये इतने हॉर्स पावर का इंजन है, ठीक है, इतने हॉर्स पावर का टॉर्क क्रिएट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, 746 वॉट होते हैं कितने, ए वन हॉर्स पावर में, 1 HP में, 1 HP में आपके 746 वॉट होता है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आ रहा है, हाँ, तो क्या हुआ, इसी के साथ अपना जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो कि 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्या है, अगली आगे एक्सरसाइज है इसके आगे, वो भी हम आपको दिखा देंगे, वो आप कर सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें सभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कुछ थियोरिकल क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको करने हैं। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी आपके सैंपल पेपर वगैरह हैं, सैंपल पेपर तो बिल्कुल पूरे कंप्लीट ही कर लीजिए। कंप्लीट नहीं बल्कि हम कहेंगे रट लीजिए, अगर याद समझ में नहीं आते हैं आप वीडियो देखिए, वीडियो से भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप उनको बिल्कुल याद कर लीजिए। याद क्या, सैंपल पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको वैल्यू तब पता लगेगी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जब आपके सामने पेपर होगा साइंस का, तब आप कहेंगे काश हम क्या कर लिए होते ये क्वेश्चन, तो यही सेम सेम क्वेश्चन फंस गए। ओके, तो आप ये वीडियो देखिएगा और बिल्कुल मजे से पढ़िएगा। ओके, अपनी तैयारी के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एक क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा बिल्कुल 1 घंटे में। आई थिंक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पूरी क्विक रिवीजन का वन शॉट है, थ्योरी पार्ट भी। ओके, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एसआई यूनिट सभी की बतानी है आपको, ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस, जो भी डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 2-3 नंबर के हैं, इसमें आपके न्यूमेरिकल भी कुछ रहेंगे, न्यूमेरिकल का अलग भी पोर्शन है ये। हाँ, ये न्यूमेरिकल जो सर्किट डायग्राम वाले हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा 3-4 क्वेश्चंस की नहीं प्रैक्टिस से काम चलेगा, बल्कि आप ये क्वेश्चन के कम से कम 50 सेट तो कीजिएगा ही क्वेश्चन के। सीरीज मतलब 25 क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन के, 25 क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन के, और सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन के आप क्वेश्चन करेंगे, तब थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। अगर इसके क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंपलसरी आपके आएंगे, एक आपका शॉर्ट में और एक आपका लॉन्ग। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप देखिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि हम ये एक बहस, मतलब एक सीरीज चल रही है जिसमें सभी चैप्टर्स का, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के, तीनों के रिवीजन कर रहे हैं। ओके, देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।